start a new series. In this series, we are going to learn some important concepts from the chapter, and we are going to practice some of the questions on about the concepts, and these concepts are really important for JEE Mains as well as for advanced. Okay, so today we are going to continue with law of radioactivity. Okay, so this is what we are going to learn today. Okay, now why do we need this law of radioactivity? Okay, तो पहले वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब मैं करता हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मान लेता हूँ मैं n नंबर ऑफ मेरे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की टेंडेंसी होती है कि दे विल टेंड टू डिके. ठीक है, उनका डिसइंटीग्रेशन होना एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है, अब वो डिसइंटीग्रेशन किस समय बाद हो, या 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या 1 लाइट ईयर बाद हो, कितना टाइम बाद वो डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका कोई फिक्स हमको पता नहीं होता. ठीक है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो रेडियो एक्टिविटी डिके होगा वो होना ज़रूर है. ठीक है, तो उसी प्रोबेबिलिटी को हम जानने के लिए कि किस समय बाद कितना रेडियो एक्टिव डिके होने वाला है, उसको हम रेट लॉ की मदद से जानते हैं. ठीक है, अब रेट मान लेते हैं ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसका डिसइंटीग्रेशन कब हो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा हम इतना जानते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो इसका कितना अमाउंट है, इनिशियली कितना अमाउंट है, और हम कितने समय बाद बात कर रहे हैं. ठीक है, कितने समय बाद, मान लेते हैं टी टाइम में बात कर रहा हूँ, तो उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होने वाला है, ये तो हमें पता है. ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये एक आयरन रोड है, इसका ये एक दूसरा आयरन रोड है, ये छोटा आयरन रोड है, ये बड़ा आयरन रोड है. ठीक है, मैं इनको सेम कंडीशन में रख देता हूँ. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद इनकी रस्टिंग होगी. ठीक है, इससे मान लेते हैं थोड़ा सा रस्ट निकला. ठीक है, उसी सेम टाइम में इस वाले से थोड़ा ज़्यादा रस्ट निकलेगा. ठीक है, तो जो रस्ट निकलने का अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना था कि हमारे पास इनिशियली कितना आयरन था. ठीक है, ये कम था तो कम रस्ट निकली, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा रस्ट बनी. ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर सैंपल मान लूँ, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है, तो इनिशियली डिसइंटीग्रेशन होने का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल है कि इनिशियली हाउ मच अमाउंट वी हैव. ठीक है, दूसरा क्या है, मान लेते हैं इसको मैं, इस वाले को मैं 1 साल के लिए रखता हूँ, इसको 5 साल के लिए रखता हूँ. ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसको मैंने 1 साल तक के लिए रखा फॉर 1 ईयर, उसका थोड़ा कम होगा, जिसको 5 साल तक के लिए रखा है उसका थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये 2 बात समझ में आ जाती हैं. ठीक है, अब मैंने को पता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना हो रहा है वो है यहाँ पर. ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनिशियली कितने थे और किस टाइम के बाद हम बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं अब अज्यूम कर रहता हूँ कि आई एम टॉकिंग आफ्टर अ टाइम इंटरवल dt, स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लैम्डा. ठीक है, लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो डिके कांस्टेंट लगाने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है. ठीक है, नेगेटिव साइन बेसिकली इम्प्लाइज ये करता है कि आपके पास अगर मान लो इतना सैंपल है. ठीक है, ये n नंबर ऑफ सैंपल हैं. ठीक है, अगर मैं थोड़े स्मॉल इंटरवल dt के बाद अगर ये सैंपल की बात करूँ तो जो मान लेते हैं वो है n डैश. ठीक है, बचा हुआ n डैश है. ठीक है, जो n डैश है वो पक्के से n से छोटा होने वाला है, मतलब ये डिक्रीज़ हो गया. ठीक है, डिके हो गया. डिके का मतलब है नेगेटिव साइन का मतलब है कि
वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें डिके हो रहा, कम हो रहा, तो उसको हम नेगेटिव साइन से यहाँ पर इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि वो कम हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डी एन अपॉन एन इजिकल्स टू माइनस लैम्डा टी को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, एन को इधर ले आया डी एन के नीचे और लैम्डा माइनस लैम्डा टी एक साइड रखे, इन दोनों को इंटीग्रेट करा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली मेरे पास एन नोट नंबर ऑफ सैंपल थे, मेरे पास थे एन नोट नंबर ऑफ सैंपल रेडियो एक्टिविटी के। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी सैंपल एन नोट नंबर ऑफ सैंपल थे। ठीक है, और डीके के बाद मैं मान लेता हूँ वो एन है। ठीक है, किसी भी टाइम के बाद डीके होने के बाद वो बचे हुए एन है। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो एन है। उसके बाद मैं मान लेता हूँ मैं जो बात करने वाला हूँ वो T1 से T2 की बात करने वाला हूँ, ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, एक टाइम से दूसरे टाइम तक मैं बात करने वाला हूँ कि कितना डिके होगा। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ, डी एन अपॉन एन का इंटीग्रेशन एल एन एन होगा, लिमिट रखने के बाद एल एन एन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन का, उसके बाद लिमिट रखने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में माइनस लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी, उसके बाद इन लिमिट रखने के बाद T2 माइनस T1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लॉग को मैं इधर ले जाता हूँ या फिर मैं दोनों लॉग को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉग को इधर ले गया तो एल एन एक्स इजिकल्स टू सी, तो मैं एक्स को इस तरीके से लिखता हूँ ना, ई रेज टू पावर सी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से मैंने ये इधर लिख लिया। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद जो टर्म मेरे पास वो होगा एन अपॉन एन नोट इजिकल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, T2 माइनस T1। ठीक है, ये टाइम है इधर। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं एन नोट को इधर ले जाऊँगा मल्टीप्लाई में, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद अब मैं टाइम की थोड़ी सहूलियत से बात कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बात जो कर रहा हूँ T1 से T2 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब T1 मेरा इनिशियल टाइम है, तो मैं इनिशियल टाइम को 0 से मान लेता हूँ, 0 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मैं टाइम T तक जा रहा हूँ। ठीक है, अब T1 और T2 की वैल्यू रखेंगे 0 और T2 की वैल्यू T, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो आने वाला एन इजिकल्स टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो मुझे बेसिकली व्हाट आई नीड टू रिमेंबर इज़ दिस एक्सप्रेशन and how we have derived this expression and we have reached the final expression। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से याद देख लो, याद रखनी है। ठीक है, इसी से काफ़ी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू मेक लोट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आ गया था n इजिकल्स टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन करा कि मैं दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ ना डिफ्रेंशिएट टाइम से। ठीक है, तो मैंने इस टर्म को दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या आता है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू n naught is constant, it remain as it is, minus lambda t e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x, but it is minus lambda t, so the integration we will take the differentiation of this expression also, so it will become into minus lambda। ठीक है, now after differentiating with respect to time I am getting this expression। now I'll represent dn upon d as activity of radioactive sample and I will replace it by a term a। okay, now n into e raised to power lambda t, what is it, what will it will be, it will be n। okay, so I can write this whole expression as like this। okay, dn upon minus dn upon dt is equals to n lambda। ठीक है, from where the minus is coming from lambda,
minus lambda. I'll take minus to this side, it will become n naught n lambda, and this whole expression is n. Okay, now this is how I have derived this expression. Now we will understand this expression. Now minus dn upon dt is activity of a radioactive sample. It is represented as A, and it is decays per unit time. Minus dn upon dt is equals to decays per unit time is activity of a radioactivity sample. Now the SI unit of radioactivity sample is becquerel. It is represented as BQ. Okay, a single disintegration per unit time or per unit second is called becquerel. ठीक है, तो becquerel is the SI unit of activity. Now another unit of disintegration or activity is Curie. Curie is also represented as Ci, and 1 Curie is equals to 3.7 into 10 raised to power 10 disintegration पर सेकेंड. मतलब कि इतने दिस क्वालिटी दिस अमाउंट 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 disintegration are taking place per unit second. This is 1 Curie and it is represented as Ci. Okay, now activity per unit mass is specific activity. Okay, what is specific activity? Activity per unit mass is specific activity. We will divide the term activity by mass. Okay, now how I have arrived to this term is, now I'll see this term. Okay, now dn upon dt I can write it is as A. Okay, now I can write this term as n naught lambda into e raised to power minus lambda t. ठीक है. Okay, now I can replace n naught lambda as a naught. Okay, so this is how I have reached to this expression. Okay, A is activity and the activity expression is this. A is equals to a naught e raised to power minus lambda, and it is coming from this analogy. I have replaced n naught into lambda as a naught and minus dn upon dt as A, and remaining e raised to lambda t remains as it is. Okay, so we have seen these two things. Okay, अब हम देखेंगे हाफ लाइफ. ठीक है, कहने में कितना अच्छा लगता है ना, हाफ लाइफ. हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ चपाती, हाफ ब्रेड, हाफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई. ठीक है, अब जल्दी देखते हैं हाफ लाइफ क्या होता है. ठीक है, मान लो ये n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, तो ये डिके होते हैं. ठीक है, डिके होते होते ये जो बचे हमारे पास n/2 बचे. ठीक है, तो n से n/2 होने में जो टाइम लगा है, ठीक है, उसी टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ. ठीक है, अब मतलब कि जो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई होती हैं वो अपने इनिशियल अमाउंट से आधे होने में कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. ठीक है, अब हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ. ठीक है, तो ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब मुझे टी हाफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एट टाइम टी हैं रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई, उनको मुझे n नोट बाई 2 से रिप्लेस कर देना. अगर n नोट मैं मानता हूँ कि इनिशियली मेरे पास n नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, तो आधे कितने हो जाएंगे n नोट अपॉन 2, तो उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं रेट एक्सप्रेशन में. तो मेरे पास टी की जगह मैं टी हाफ को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि आधे होने में जो टाइम लगता है उसी को हम टी हाफ कहते हैं. ठीक है, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया n नोट बाई 2 n नोट इज इक्वल्स टू n नोट ई रेज टू लैम्डा इंटू टी हाफ. ठीक है, अब ये आ जाता है मेरे पास n से n कैंसिल. ठीक है,
और इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूंगा तो ये हो गया हमारे पास हाफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/e माइनस लैम्डा टी हाफ, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ये 1 माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ तो इट विल बिकम लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में। उसके बाद लैम्डा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा डिनोमिनेटर में आकर टी हाफ जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ln2/लैम्डा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद ln2 की अगर मुझे वैल्यू पता है, और पता ही होती है, वो होती है 0.693 हमारी ln2, तो हमारी ln2 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है।